हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सपनों की परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है, जिसकी उम्र लगभग 10 साल की होगी। उसका नाम अमन था। एक दिन जब वो रात को सो रहा था, तब उसे एक सपना आता है और उसे सपने में एक नन्ही सी परी दिखाई देती है, जिससे वो अपनी ख्वाहिशों को बता रहा था कि मुझे बड़ा बनना है। यानी वो 10 साल का बच्चा 25 साल का लड़का बनना चाहता था। तुम 25 साल के क्यों बनना चाहते हो और तुम 25 साल का बनकर क्या करोगे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसे घुमाने ले जाना, उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। परी ने उसकी बात को सुना और समझा। हालांकि बच्चा सपने में होता है। जब बच्चे का सपना टूटता है, तो वो फिर अपने रोज के कामों में जुट जाता है, जैसे रोज सुबह तैयार होना, नहाना और स्कूल के लिए चले जाना। ये उसके रोज के दैनिक कार्य थे। एक दिन वो स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। वो घर पर देखता है कि उसके सामने एक 6 फुट का शीशा रखा होता है। वो अपने माता पिता से पूछता है, अरे पिताजी, ये शीशा कौन लाया है और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? उसके माता पिता उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर इसे कौन लाया है और मेरे ही रूम में क्यों लेकर आया है। फिर अमन ने उस शीशे को अच्छे से देखा और अचानक जब उसने शीशे के सामने अपना हाथ ले जाते हुए शीशे को छुआ, तो वो शीशे के अंदर चला गया। असल में वो शीशा एक टाइम मशीन था। इस शीशे को असल में जादुई परी ने रखा था, जिसका सपना अमन ने देखा था। अब अमन भविष्य में चला गया था और वो लगभग 25 वर्ष का हो गया था। जब अमन ने अपने आप को देखा, तो सोचने लगा कि मैं 10 साल का था, तो मैं 25 साल का कैसे और क्यों हो गया। जब वो भविष्य में पहुंचा, तो वो क्या देखता है कि वो जिस लड़की के साथ में डेट पर जाना चाहता है, उस लड़की की तो शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं। यानी अमन ने जैसा सोचा था वैसा ना हो सका, क्योंकि अमन अब बड़ा हो गया था, तो उसे थोड़ी समझ आ गई थी। तो वो भविष्य को गौर से देखने लगा। भविष्य की दुनिया में उसने देखा कि सभी लोग अपनी अपनी जरूरतों में उलझे हुए हैं और कोई किसी से भी खुश नहीं है। अब वो खेलने भी नहीं जा सकता है उस आजादी के साथ, जिस आजादी से वो 10 साल की उम्र में खेलता था। कुछ समय 25 वर्ष की अवस्था में बिताने के बाद अमन को ये सब काफी बोरिंग लगने लगा और वो अपने घर और उसी अवस्था में जाने के लिए व्याकुल हो गया। वो दौड़कर अपने घर गया और उसे शीशे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, जिस शीशे से वो भविष्य में आया था। हालांकि उसने बहुत कोशिश की उस शीशे को ढूंढने की, परंतु वो जादुई शीशा उसे कहीं भी नहीं मिला। वो इधर उधर भटकता रहा, कई जगह ठोकरें खाता रहा, परंतु वो शीशा उसको ना मिला जिससे वो भविष्य में गया था। अब अमन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। मानसिक रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो रात में गहरी नींद में था, तब उसकी नींद में वो परी फिर से आती है। परी रानी, मुझे 10 वर्ष की अवस्था में वापस पहुंचा दो, क्योंकि अब मैं बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन क्या कारण है कि तुम अपनी पहली वाली अवस्था में वापस जाना चाहते हो? पहले तो तुम 25 साल का होना चाहते थे ना, और अब जब तुम 25 साल के हो गए हो, तो तुम दोबारा से 10 साल का होना चाहते हो। मनुष्य हर उस चीज को पाना चाहता है जिसे वो नहीं पा सकता। अगर वो चीज उसे मिल जाए तो उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है और वहीं दूसरी ओर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य कुछ इच्छाएं मनुष्य के साथ होनी चाहिए, तभी मनुष्य को जीने का मजा आता है। परी ने उसकी बातें सुनी और फिर परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली वाली अवस्था में भेज दूंगी।
फिर अमन की नींद खुलती है और वो देखता है कि एक जादुई शीशा उसके सामने ही रखा हुआ है। जब उस शीशे को वो छूता है तो वो शीशे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो 10 वर्ष की अवस्था में जैसा था फिर से वहीं पर पहुंच गया। ये सब अमन को एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि ऐसा होना तो असंभव है। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 10 साल का हूँ, मैं फिर 25 साल का कैसे बन गया था? मुझे लग रहा है मैंने जरूर कोई सपना देखा होगा। अमन इतना सोच ही रहा था कि वो शीशा वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद अमन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी शीशा नहीं दिखता। अमन फिर समझ जाता है कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। अगले दिन जब अमन स्कूल जाता है तो उसकी दोस्ती उसी लड़की से हो जाती है जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहता था। वो दोनों फिर रोज मिलने लगे और ऐसे ही 15 साल बीत गए। वो दोनों अब बड़े हो गए थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे थे। महिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? महिमा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। एक छोटे से गांव में सिमरन अपनी माँ बीना और पिता सुरेश के साथ हंसी खुशी से रहती थी। सिमरन के पिता एक लकड़हारे थे। वो हर रोज जंगल में जाकर ढेर सारी लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सवेरे वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वो जिस पेड़ को काट रहा था उस पेड़ की जड़ में नाग नागिन रहते थे। सुरेश को पता नहीं था और अनजाने में उसकी कुल्हाड़ी से उस पेड़ में रहने वाला नाग मारा गया, पर नागिन बाल बाल बच गई। ये देख सुरेश डर के मारे अपने घर की ओर चल दिया। उसी पेड़ में रहने वाली नागिन अपने मरे हुए नाग को देखकर रोने लगी। मेरा सुहाग छीन लिया। मेरे नाग ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगी। फिर नागिन अपने पति नाग को दफन करने के बाद बदला लेने सुरेश के घर की ओर चल पड़ी। उस समय सुरेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उन्हें हंसी खुशी खाना खाता देख नागिन गुस्से से आग बबूला हो गई। मेरे पति को मारकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा है। मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अब तू देखना एक नागिन का इंतकाम। फिर उसी रात सबके सो जाने के बाद नागिन ने सिमरन की माँ को डस लिया और देखते ही देखते सिमरन की माँ का पूरा शरीर नीला पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो मर गई। अगली सुबह जब सुरेश ने अपनी बीवी का मृत शरीर देखा तो उसके सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तभी दौड़ती हुई सिमरन वहाँ पर आई और बोली, माँ माँ उठो ना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लेकिन सिमरन की माँ बीना नहीं उठी। पापा देखो ना, माँ उठ नहीं रही, आप बोलो ना माँ को। सुरेश से कुछ नहीं बोला गया और वो सिमरन को गले से लगाकर रोने लगा। दुख की घड़ी से निकलकर सुरेश ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा और खेती करने लगा। सिमरन का भी अकेले घर में मन नहीं लगता था। फिर वो भी अपने पापा के साथ खेतों में जाने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर एक दिन सुरेश के बचपन का दोस्त मुकेश उससे बोला, अरे सुरेश, अब तो तुम दूसरी शादी कर लो, घर संभालने वाली आ जाएगी और सिमरन को भी नई माँ मिल जाएगी। तुम कहो तो कहीं बात चलाऊं। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश? मैंने कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं।
उस दिन तो मुकेश की बात को सुरेश ने अनसुना कर दिया, मगर एक तो खेती का काम और दूसरा सिमरन की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन सुरेश छाया नाम की एक औरत से शादी कर उसे अपने घर ले आया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही नागिन थी, जिसने औरत का रूप बदलकर सुरेश को अपने जाल में फंसाया था। सिमरन बेटा, सिमरन, देखो तो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। सिमरन उछलते कूदते वहाँ आई और छाया को देखकर बोली, ये कौन है पापा? ये तुम्हारी नई माँ है बेटी, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। अपने पिता की बात सुनकर सिमरन खुशी से माँ कहकर उस बहरूपिया नागिन से लिपट गई। लेकिन छाया मन ही मन इंतकाम की आग में जल रही थी। तुझे तो मैं तिल तिल कर मारूंगी, बड़ी आई माँ कहने वाली। उस दिन से उस नागिन का असली खेल शुरू हुआ। सुबह सुबह तो सुरेश अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था। उसके जाते ही नागिन सिमरन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगी। बात बात पर उसे बहुत मारा करती और खाना भी नहीं देती थी। वो सिमरन से बहुत काम करवाती थी। एक दिन जब सुरेश खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त मुकेश वहाँ आया और बोला, अरे सुरेश, सारा दिन बस खेतों में काम करते रहते हो, घर में क्या हो रहा है कभी जानने की कोशिश की है? अरे क्या हुआ मुकेश, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी उस मासूम सी बच्ची पर कितना अत्याचार करती है, हर रोज घर का सारा काम करवाती है और ऊपर से मारती पीटती भी है। बच्ची का रोना सुन आस पड़ोस के रहने वालों का दिल पसीज जाता है, और तुम हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये सब सुन सुरेश सर्द रह गया और अगले दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए वो खेतों में काम करने के बहाने घर से तो निकला, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया। उस समय छाया सिमरन को डंडे से पीट रही थी। तुझसे 2-4 बर्तन नहीं धोए जाते? हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या, कामचोर कहीं की? ये देख सुरेश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो छाया के हाथों से डंडा छीनकर उसे पीटने लगा। नीच औरत, जिस बच्ची को मैंने आज तक फूलों की तरह रखा, तूने उसे डंडे से मारा। जिस बच्ची के लिए मैंने तुझसे शादी की, तू उसी बच्ची पर जुल्म ढा रही है। ये कहते हुए सुरेश छाया को डंडे से मारने लगा। मार खाते हुए छाया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इससे पहले कि वो नागिन का रूप लेकर सुरेश को डस लेती, इसी बीच सिमरन बीच में आ गई। पापा, नई माँ को मत मारो, इन्हें घर से मत निकालो। ये देख दुष्ट औरत, जिस पर तू इतने दिनों से जुल्म पर जुल्म ढा रही थी, वही तुझे बचा रही है। छाया का गुस्सा अब शांत हो चुका था और मन पश्चाताप से भर गया था। हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया? पहले मैंने इसकी माँ को छीन लिया और अब इस मासूम बच्ची पर अत्याचार करने लगी। फिर छाया रोते हुए सिमरन से बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, बस मुझे एक मौका दो। मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची की झोली ढेर सारी खुशियों से भर दूंगी। छाया की बातें सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन के बाद छाया ने अपना नागिन रूप हमेशा के लिए त्याग दिया और सिमरन को अपनी संतान की तरह पालने लगी। सुहानी और ऋषि की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें आज तक बच्चे नहीं हुए थे। वो दोनों हमेशा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होते रहते थे, लेकिन कुछ बुरे पड़ोसी बातें सुनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, उन्हें और दुख पहुंचाते हैं। सुहानी, मैं तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन गांव वाले अब तुम्हें बाज कहकर बुलाने लगे हैं। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है
कि लोग ऋषि में ही कमियां निकाल रहे हैं। दोनों में से कोई एक बात सच हो सकती है, लेकिन हमें किसी की कमी की बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ऐसी बात है। बताओ सोनाक्षी और मीनाक्षी, वो कौन लोग हैं जिन्हें हमारे घर की इतनी फिक्र है? कहीं वो तुम दोनों ही तो नहीं हो? ऐसे सुहानी सोनाक्षी और मीनाक्षी को उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देती है। दोनों अकड़ते हुए वहाँ से चली जाती हैं। सुहानी अपने घर पर आकर अपने पति से अपने दुख के बारे में बातें करती है। ऋषि अपनी पत्नी की बात सुकून से सुनकर उसे ऐसे समझाता है। लोग चाहे जो कहें, हमें पता है हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें भी वो खुशी जरूर मिलेगी सुहानी। तुम ऐसे औरों की बातें सुनकर तकलीफ में अपने आप को मत डालो। ये हमारी कोशिशें मुझे तकलीफ में डाल रही हैं। हमें अब उम्मीद छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुहानी अपनी पति के साथ बैठकर खाना खाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह उठने पर सुहानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए ऋषि सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सुहानी का चेकअप करने के बाद कहती है कि सुहानी और ऋषि माँ बाप बनने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आपके घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, उन्हें इस्तेमाल करते रहना और मेरे बताए हुए तारीख पर चेकअप और सोनोग्राफी के लिए आ जाना। ऐसा कहते हुए डॉक्टर उन्हें भेज देती हैं। वो दिन ऋषि और सुहानी के लिए सच में बहुत बड़ा दिन था और खुशियों से भरा हुआ दिन था। और उस दिन से हमेशा दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि गांव में बुरी बातें कहने वाले सभी लोगों के मुंह बंद थे। और वो दिन आता है जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना था चेकअप और सोनोग्राफी के लिए। चेकअप के बाद डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि सुहानी के गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बच्चे हैं। मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो। ये बात सुनते ही ऋषि और सुहानी घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाती है कि वक्त पर सही खाना खाने पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऋषि और सुहानी की चिंता किसी और बात को लेकर के थी। घर पहुंचने के बाद दोनों पति और पत्नी इस विषय पर बात करते हैं। मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ। सोचा था 1-2 बच्चे होंगे तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन 7 बच्चों को संभालना हमारी सोच से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा सुहानी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात तो आप ही कहते रहते हो ना हमेशा। अब आप ही भूल रहे हो। ऊपर वाला इतने सारे बच्चे दे रहा है तो उन्हें संभालने का जरिया भी दिखाएगा। चिंता मत कीजिए और सुकून से काम पर जाकर आइए। ऐसा कहते हुए सुहानी अपने पति को काम पर भेजती है और घर में जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनाक्षी और मीनाक्षी आ जाती हैं। सुना है तुम 7 बच्चों की माँ बनने वाली हो। लगता है कुछ ज्यादा ही जोरों से प्रार्थना कर ली तुमने। इस जमाने में हमारे जैसे छोटे मोटे जमींदार ही 2 से ज्यादा बच्चे रखने से डरते हैं। ऋषि तो वैसे भी एक मजदूर है और पता नहीं कि 7 बच्चों में कितनी लड़कियां और कितने लड़के होंगे, या सारी ही सारी लड़कियां होंगी। उनकी शादी करते करते पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। ऐसा कहते हुए सोनाक्षी और मीनाक्षी वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद और एक दिन अचानक सुहानी अपने 7 बच्चों को जन्म देती है। सब बच्चे सुरक्षित थे और सभी बहुत ही स्वस्थ थे। उनके हॉस्पिटल में पहली बार
इतने सारे बच्चों का जन्म एक साथ और सुरक्षित से हुआ था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वाले ऋषि और सुहानी को खुश होकर एक बड़ा घर और एक नौकरी और उनके बच्चों के लिए लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट का तोहफा देते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे सुहानी और ऋषि अपने बच्चों के साथ नए घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखकर जलने वाली सोनाक्षी और मीनाक्षी दोनों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को